नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यालोक इंडिया से अभिषेक कुमार मिश्रा और हमारे साथ है गिरिराज प्रजापति जी। हम गिरिराज जी से जानना चाहते हैं कि आज इसके पीछे उनका क्या मोटो है। देखिए, सत्यालोक इंडिया का हमारा मेन मोटो ये है कि हम जो लीगल टर्म्स हैं जैसे मर्डर, रेप, एफआईआर टाइप के जितने भी टर्म्स हैं, एक लॉ स्टूडेंट या लॉ प्रोफेशन के जो भी लोग हैं बहुत बेहतरीन समझते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि जो भी कानून बने हैं, जो भी लॉ बने हैं, वो इन जनरल जो भी पब्लिक है उन सबको समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि हम जो भी टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, उनको जनरल वे में एक सोशल अवेयरनेस के रूप में हम बनाएंगे उसे और बहुत सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझ पाए और उसका यूज कर पाए और उससे लाभ पा सकें। धन्यवाद गिरिराज जी। तो आइए हम गिरिराज जी से समझते हैं रेप को लीगल और जर्नल सेंस में। जी ओके फ्रेंड, तो आइए समझते हैं रेप को। रेप आज के सोसाइटी में जो ये वर्ड रेप है, ये बहुत ही प्रचलन में वर्ड है, जिसको लेके बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, केसेस भी आते जाते रहते हैं डेली। मतलब कि डेली आप न्यूज़पेपर उठा दीजिए तो ये टर्म ऐसा है रेप कि आपको देखने को मिल जाएगा कि 2-3 न्यूज इससे रिलेटेड है। तो हम समझते हैं कि लॉ क्या समझता है, लॉ क्या बताना चाहता है कि रेप एक्चुअली होता क्या है। लॉ जो है वो रेप को कैसे डिफाइन करता है। तो पहले मैं बता दूं कि 2013 में जब निर्भया कांड हुआ, जो निर्भया दिल्ली में एक बस में एक लड़की के साथ रेप होता है, गैंग रेप था बेसिकली वो। उस कांड के बाद से क्या होता है कि जो उसके पहले हम लॉ को समझते थे, उसके पहले जो लॉ रेप को समझाता था वो टोटली चेंज हो जाता है, उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया जाता है। और समझना उसको ये जरूरी है कि रेप को 2013 से पहले सिर्फ इतना जाना जाता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स। जहां भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था वो विदाउट कंसेंट होना चाहिए था, कि वुमेन अपना कंसेंट नहीं देती थी, और अगेंस्ट हर विल, उसके विल के अगेंस्ट जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था तो उसे रेप कहा जाता था। ये परिभाषा 2013 के पहले का था। परंतु निर्भया हत्याकांड के बाद एक अमेंडमेंट किया जाता है और रेप को दूसरी तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो 2013 में रेप को 2013 में जब अमेंडमेंट हो जाता है, उसके बाद रेप को कैसे हम जानते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे परिभाषित किया गया, उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको बताते चलूं, रेप की बात सेक्शन 375 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में बात कही गई है, जो डिफाइन करता है रेप का डिफिनीशन खोजा जाए कि रेप होता क्या है, रेप किसको रेप कहेंगे, तो हम इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में इसे पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब इसके पनिशमेंट की बात करते हैं कि कितना पनिशमेंट होगा, तो उसके लिए हम सेक्शन 376 इंडियन पीनल कोड को देखेंगे, जहां पे रेप के पनिशमेंट की बात किया गया है। ये दो बातें आपको समझना चाहिए। इसके बाद आइए कि रेप को कैसे परिभाषित किया गया। 2013 के बाद रेप को परिभाषित करने के लिए जो क्या पहले बात तो ये जानना जरूरी है। पहला पॉइंट, पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इन, पेनिस का पेनिट्रेशन होना चाहिए। किसमें? वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में या फिर एनस में। इन चारों में से किसी भी जगह पे यदि पेनिस का पेनिट्रेशन होता है तो वो रेप माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि इंसल्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्ट ऑफ बॉडी का, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या जो लड़का या पुरुष है वो अपने किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस में इंसल्ट करता है, मतलब प्रवेश कराता है, तो वो भी रेप में माना जाएगा, वो भी रेप में कंसीडर किया जाएगा। या फिर इन दोनों में एक बात और समझने योग्य है, या तो लड़का खुद से करता हो इंसल्ट या पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस उस वुमन में या उस गर्ल में, खुद से करता हो तो भी रेप है, या उसको कहता है कि तुम ऐसा करो तो भी रेप है, या फिर उससे कहता है कि तुम किसी और के साथ ऐसा करो, वो भी रेप में माना जाएगा। तीन बात। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है कि इसको भी रेप करते हैं, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमन। यदि औरत के
औरत के किसी भी बॉडी को इस तरह मोड़ा जाए, इस तरह मैनिपुलेट किया जाए जिससे कि पेनिस को वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस में एंटर किया जा सके, उसे भी रेप कहा जाएगा। चौथी बात, अप्लाइज हिज माउथ, यदि पुरुष लड़का लड़की के या पुरुष वुमन के वेजाइना में, एनस में या यूरेथ्रा में अपने माउथ को अप्लाई करता है तो वो भी रेप माना जाएगा। इतनी बातों को देखिए, ये क्या है, या तो वो पुरुष, सब में चारों पॉइंट में ये बात समझने योग्य है, या तो लड़का या पुरुष लड़की या वुमन में इन सारे एक्ट को करे, या फिर उससे कहे कि तुम किसी और के साथ करो, या फिर उससे ये कहे कि तुम मेरे साथ करो। ये सब एक पार्टिकुलर कंडीशन के साथ, पार्टिकुलर ये सारा एक्ट हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या लगा हो, विदाउट हर कंसेंट, मतलब कि वुमन जो है उसका कंसेंट नहीं होना चाहिए, वो कंसेंट ना दी हो, इन सारे एक्ट के लिए यदि वो कंसेंट नहीं दी है तो वो रेप माना जाएगा। दूसरी बात, अगेंस्ट हर विल, मतलब इन पूरे एक्ट के लिए वो उसके विल के अगेंस्ट हो, ये पूरा एक्ट उसके विल के अगेंस्ट हुआ हो तो भी वो रेप माना जाएगा। तीसरी बात, विद कंसेंट, कंसेंट हो, महिला सहमति दी हो इन पूरे एक्ट में से किसी भी एक्ट को करने के लिए, किसी भी एक एक्ट को करने के लिए अपना कंसेंट दी हो, लेकिन वो कंसेंट इस फियर के साथ दिया गया हो कि यदि मैं ये कंसेंट नहीं दूंगी तो सामने वाला मुझे मार सकता है, मतलब डेथ का डर हो, या सामने वाला मुझे हर्ट पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, इस डर से यदि किसी वुमन ने कंसेंट दिया है इन सारे एक्ट के लिए, वो भी रेप माना जाएगा। या ये डर खुद के लिए हो कि उस लड़की को खुद मार दिया जाए, या उस लड़की से रिलेटिव को या उस लड़की से रिलेटेड किसी भी पर्सन को मारने की जो फियर है उसकी वजह से कंसेंट दिया गया, वो भी रेप माना जाता है। कंसेंट, ऐसा कंसेंट, महिला ऐसा समझ रही हो कि सामने वाला जो पुरुष है वो मेरा हस्बैंड है, सामने वाला जो पुरुष है वो मेरा हस्बैंड है, ये समझते हुए कंसेंट दी है, लेकिन वो सच में वो पुरुष ये समझता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं, जानते हुए कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं, उसके साथ इन सारे किसी एक्ट को करता है तो वो भी रेप में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंसेंट। कंसेंट तो दिया गया है, वुमन ने अपना कंसेंट दिया है इनमें से किसी एक्ट के लिए, बट अनसाउंडनेस के कारण या इंटॉक्सिकेशन के कारण, वो पागलपन के कारण दे दी, वो समझ नहीं पा रही थी, या इंटॉक्सिकेशन, वो होश में नहीं थी और ये कंसेंट दे दी थी, तो ये भी रेप में माना जाएगा। विथ या विदाउट कंसेंट बिलो 18, इसका मतलब ये है इन सभी एक्ट में से किसी भी एक्ट को यदि कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष किसी भी लड़की के साथ करता है जो 18 साल से कम आयु की है लड़की, या तो उसके कंसेंट के साथ किया जाए या विदाउट कंसेंट के साथ किया जाए, दोनों ही कंडीशन में रेप माना जाएगा। मतलब ये पूरा एक्ट या इस पूरे एक्ट में से कोई एक भी सिंगल एक्ट 18 साल से कम लड़की के साथ उसके सहमति से या बिना उसके सहमति से दोनों कंडीशन में किया जाता है तो वो रेप माना जाता है। मतलब इन जनरल हम समझ सकते हैं कि 18 साल से कम लड़की के साथ सेक्स करना या सेक्सुअल कोई भी एक्टिविटी करना वो रेप में कंसीडर किया जाएगा। गिरिराज जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेप अगेंस्ट हर विल एंड रेप विदाउट कंसेंट में क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल, अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ। पहले ये लास्ट पॉइंट ये है, अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, यदि कोई भी लड़की या महिला अनेबल है कम्युनिकेट करने में कंसेंट को, और फिर भी उसके बाद उस कंडीशन में उसके साथ सेक्स होता है, उस कंडीशन में इनमें से कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्ट होता है, वो भी रेप में कंसीडर किया जाएगा। कम्युनिकेट हर कंसेंट का अनेबल का मतलब ये हो सकता है कि मुंह पे पट्टी बांध दिया गया हो, मुंह बंद कर दिया गया हो, या फिर कोई और कंडीशन जिसमें वो अनेबल हो कंसेंट देने के लिए, ये भी रेप में कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं, इन दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। विदाउट हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हर विल, देखने में दोनों सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन है बहुत डिफरेंट। ऐसे डिफरेंट है, विदाउट हर कंसेंट का ये मतलब है कि
ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, या इनमें से कोई एक्टिविटी, कोई भी एक्ट जब परफॉर्म किया जा रहा था, उस एक्टिविटी या उस एक्ट के लिए वो वुमन कंसेंट नहीं दी थी, ये होता है विदाउट हर कंसेंट। कंसेंट नहीं दी थी और एक्टिविटी हो गया, एक्ट हो गया, उसे कंसीडर करेंगे विदाउट हर कंसेंट। अगेंस्ट हर विल का ये मतलब है, अगेंस्ट हर विल का ये मतलब है कि जब ये एक्ट हो रहा था उसके साथ, इनमें से कोई एक एक्ट उसके साथ हो रहा था या सभी एक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, तो वो प्रॉपर वे में अपोज करिए, मतलब कि वो लड़की, उस लड़की ने अपोज किया है, उसके अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट था, मतलब उसने रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी वो एक्ट हुआ है, उसको कहा जाता है अगेंस्ट हर विल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 375 की ये सारी बातें हैं कि ये पूरा एक्ट हो और इस कंडीशन में हो, उसे रेप माना जाएगा। ये पूरा एक्ट में से कोई एक एक्ट हो, दो एक्ट हो या सभी एक्ट हो जाए, और ये कंडीशन हो, इनमें से कोई एक कंडीशन हो या दो कंडीशन हो या तीन कंडीशन, कोई सिंगल कंडीशन भी हो, वो रेप में माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए पनिशमेंट क्या है। इन जनरल जो रेप का पनिशमेंट बना हुआ है वो अलग अलग कंडीशन में बना हुआ है कि वो रेप किसके द्वारा किया गया है। जैसे कि कोई पुलिस अपनी कस्टडी में कोई वुमन है तब रेप होता है, उसके लिए अलग पनिशमेंट है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है या सबऑर्डिनेट के अंडर में कोई वुमन है, कोई ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, उसके अंडर में कोई, उसके सबऑर्डिनेट में कोई वुमन है, उसके साथ रेप होता है। मतलब कि रेप कैसे रेप हुआ है, किस कंडीशन में रेप हुआ है, सबके लिए अलग अलग पनिशमेंट बना हुआ है। मेन जो टर्म आता है, मेन एक बड़ी सी बात है, गैंग रेप पे हम बात करते हैं कि गैंग रेप लगभग न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि किसको गैंग रेप कहते हैं। बेसिकली देखिए, गैंग रेप जो वर्ड है, इसका जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट, गैंग रेप का पनिशमेंट जो है उसी में उसका डिफिनीशन भी है। ये सेक्शन 376D आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का ये 376D जो है सेक्शन, ये गैंग रेप को बताया भी है कि गैंग रेप किसको कहते हैं, और इसके पनिशमेंट की भी बात करी है कि कितने इसमें पनिशमेंट है। गैंग रेप है क्या, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। जब एक से अधिक पर्सन, मोर देन वन पर्सन, किसी भी लड़की के साथ एक कॉमन इंटेंशन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या इनमें से कोई एक एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस या इनमें से कोई एक एक्टिविटी करते हैं, वो गैंग रेप में माना जाता है। एक से अधिक पर्सन ये एक्ट किए हो, वो गैंग रेप में आता है, पहली बात। दूसरी बात कि कॉमन इंटेंशन सबका यही हो कि गैंग रेप करना है, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, एक बहुत उत्सुक सा क्वेश्चन आता है लोगों के बीच में कि 5 लोगों ने एक लड़की को उठाया, 5 लोगों ने एक लड़की को पकड़ा, इस इंटेंशन से कि हम गैंग रेप करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, इस इंटेंशन से 5 लोगों ने पकड़ा, परंतु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, उस टाइम, सेक्स के टाइम पे एक ने या किसी 2 ने या किसी 3 ने सेक्स किया, बाकी ने नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि गैंग रेप को सिर्फ 3 लोगों ने किया है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। ये माना जाएगा कि गैंग रेप को, ये माना जाएगा कि गैंग रेप को सभी लोगों ने मिलकर किया है, सभी लोग समान रूप से दोषी होंगे उस गैंग रेप के, भले ही 5 में से किसी एक ने ही सेक्स क्यों ना किया हो। यदि सबका कॉमन इंटेंशन पहले था तो 5 लोग दोषी होंगे गैंग रेप के। अब एंड में हम 2-3 बातों पर फोकस करना चाहेंगे जल्दी जल्दी में। पहली बात तो रेप है क्या। रेप, पहली बात ये जान जाइए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कि पुलिस स्वतः ही संज्ञान में ले लेगी, कहीं पे रेप हुआ हो स्वतः संज्ञान में लेके उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी, रेप उसमें आता है। दूसरा, रेप जो है नॉन बेलेबल, रेप जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब कि बेल आपका राइट नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ जज होगा कि वो आपको इस ऑफेंस के लिए बेल देता है या नहीं देता है, पहली बात।
कुछ एक्सेप्शन है जहां पे रेप बेलेबल ऑफेंस है। यदि आपकी पत्नी किसी पति पत्नी के बीच में सेपरेशन हो गया है और उस बीच बिना वाइफ के कंसेंट के यदि हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेता है तो वो भी रेप में कंसीडर किया जाएगा, परंतु वहां पे ये बेलेबल होता है, वहां पे नॉन बेलेबल होता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है। नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि रेप जो है नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब कि यदि पीड़िता जो है, जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है उसके बीच में ये कंपाउंड नहीं किया जा सकता, ये नॉन कंपाउंडेबल है, हमेशा रेप अगेंस्ट द स्टेट क्राइम है। अगली एक पॉइंट की ओर मैं आपका ध्यान बताना चाहूंगा कि एक्सेप्शन, रेप का एक्सेप्शन क्या है। पहला एक्सेप्शन ये है कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में, मेडिकल इंटरवेंशन में यदि कोई ये एक्टिविटी होता है, जैसे इंसर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट किया जाता है या एनी पार्ट ऑफ पर्सन, यदि वेजाइना में इंसर्ट कराया जा रहा है, मतलब कि मेडिकल प्रोसीजर में ये कोई भी एक एक्टिविटी हो गई, कोई भी एक ऐसा एक्ट हो गया, वो रेप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब मेडिकल प्रोसीजर को बचा दिया गया है, मेडिकल प्रोसीजर को बचा। दूसरा, हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है उसे रेप नहीं माना जाएगा, हस्बैंड और वाइफ को बचाव मिला है, परंतु वो वाइफ 15 साल से ऊपर की होनी चाहिए। यदि वाइफ का एज 15 साल से कम है तो वो रेप माना जाएगा, लेकिन वाइफ 15 साल से ऊपर की है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये बेसिकली दो इसके एक्सेप्शंस हैं। गिरिराज जी, एक क्वेश्चन है, जैसा कि रेप के पनिशमेंट के तौर पर जो फाइन दी जाती है वो फाइन किसे दिया जाता है, पीड़िता को अर्थात कि विक्टिम को या स्टेट को? जी जी, गुड क्वेश्चन। देखिए, जो रेप है वो आप जानते हैं कि अगेंस्ट द स्टेट ऑफेंस है, ये ऑफेंस राज्य के विरुद्ध होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनसेशन या जो फाइन लगेगा वो राज्य को दिया जाएगा। इसमें जो कंपनसेशन या फाइन मिलता है वो हमेशा पीड़िता यानी कि विक्टिम को दिया जाता है। धन्यवाद गिरी। दोस्तों, यदि सत्यातुल इंडिया चैनल, यूट्यूब चैनल यदि आपको पसंद आया हो और ऐसे लीगल जितने भी टर्म्स हैं आगे जानने के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब करना भूलिएगा।